गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, इसलिए अपने हर पल को जियो, खुलकर जियो, निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 15 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना कहां आयोजित किया है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में आयोजन किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसका नाम है त्रिशक्ति कोर। इसी के द्वारा हाल ही में एक ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया। कहां पे? तो सिक्किम में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने नागा और रंगरंग गांवों में उत्तरी सिक्किम के दूर दराज के समुदायों के लिए राहत अभियान को चलाया है। विनाशकारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद कोर ने आवश्यक राहत आपूर्ति वितरित की है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि इंडियन आर्मी के द्वारा त्रिशक्ति कॉर्प्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशन सद्भावना को शुरू करने का पीछे का कारण क्या है? तो उनके पीछे का कारण यह है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के वजह से उसको रोकने के लिए भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा सद्भावना ऑपरेशन को लॉन्च किया और इससे वहां के समुदायों को राहत मिली है। इसके अतिरिक्त एक चिकित्सा शिविर ने 150 से अधिक रोगियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान भी की, जबकि स्थानीय युवा अग्निवीर योजना के तहत शैक्षिक सत्रों में लगे हुए थे, जो सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को बढ़ावा भी दे रहे थे। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने नागा और रंगरंग गांवों में उत्तरी सिक्किम के दूर दराज के समुदायों को बचाने के लिए इस अभियान को चलाया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हनुमान। हनुमान नाम दिया गया इंडिया का रेवोल्यूशनरी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया गया हनुमान। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हनुमान एआई को भारत में लॉन्च किया गया है और इसे अबू धाबी स्थित एआई निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और एसएमएल इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया गया हनुमान एआई, ये पूरी तरीके से हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया। इसको डेवलप करने का पीछे का कौन है? तो अबू धाबी बेस्ड एक एआई इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका नाम है 3AI होल्डिंग लिमिटेड एंड एसएमएल इंडिया के द्वारा हनुमान एआई को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं आखिर हनुमान एआई क्या है? तो हनुमान ने एआई के लिए एचपी, नेस्कॉम और योटा जैसे तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसकी तैयारी के लिए तेलंगाना सरकार और 3000 कॉलेजों से भी मदद मिलती है और हनुमान एआई चैटबॉट को देश के सतत आईआईटी ने मिलकर विकसित भी किया। इसी के दौरान हनुमान चैटबॉट जीपीटी की तरह एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट होने वाली है और यह आपके सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर भी देगा। यह एक विशिष्ट जनरेशन एआई चैटबॉट है जो 12 भारतीय भाषाओं सहित 98 वैश्विक भाषाओं के साथ आता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से हनुमान चैटबॉट को हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया। ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट होने वाली है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आंसर्स का क्वेरीज दिया जाएगा और इसके द्वारा इसे जनरेटिव मोड से बनाया भी गया है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। उसका नाम है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के साथ हमारे सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत
एक एग्रीमेंट को साइन किया गया महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर नई दिल्ली में महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी डॉक्टर अनीस शाह और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ड्रोन उड़ान, डेटा विश्लेषण और ड्रोन रखरखाव जैसे कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करेगी और एनएसटीआई पायलट प्रशिक्षण परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी प्रदान करेगा। यह स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से प्रशिक्षु महिलाओं को संगठित और चयनित करेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। वो पायलट प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ पे लॉन्च की जाएगी? तो नोएडा में और हैदराबाद में। तो ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में बैन किया गया उनके यूज ऑफ कनेर फ्लावर्स के लिए, जो मंदिरों में यूज किया जाता था उसके यूज के लिए बैन किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। केरल ने हाल ही में एक महिला द्वारा गलती से ओलियंडर फूल खरीदने के बाद मंदिर के देवता की पूजा में ओलियंडर फूलों, स्थानीय रूप से इसे अरली के रूप से जाना जाता है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहरीली पत्तियां चबाने से हुई थी मौत। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि ये सारे वजह थे जिस वजह से केरला के द्वारा इस फूल को बैन किया गया। उस फूल का नाम क्या है? तो ओलियंडर फ्लावर, जिसे लोकली कहा जाता है अड़ली। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट याद रखने होंगे कि प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर सहित दक्षिणी केरला में एक अधिकांश मंदिरों को प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के तहत अध्यक्ष पी.एस. प्रशांत ने ये कहा कि इसके तहत आने वाले मंदिरों में फूल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया दिया जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ओलियंडर फ्लावर को बैन किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 12 मई। 12 मई को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। आधुनिक नर्सिंग की प्रणेता फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के सम्मान में दुनिया हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाती है और यह दिन दुनिया भर में नर्सों के निस्वार्थ समर्पण और महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य भी करती है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि आधुनिक नर्सिंग की प्रणेता फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में ही हम लोग हर वर्ष 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। तो किनकी जयंती पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के सम्मान में ही हम लोग हर वर्ष 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2024 का थीम क्या है? कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थीम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 12 मई को। लेकिन अगर क्वेश्चंस ये आते हैं कि इंटरनेशनल नर्स डे का थीम 2024 के लिए क्या था? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति है। इसी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने 12 मई 1974 को पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समारोह शुरू किया था। यहाँ पे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हम लोग पहली बार इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किए थे? तो 12 मई सन 1974 को हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किए थे। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में हुआ था और क्रीमिया युद्ध 1853-56 के दौरान उनकी अटूट करुणा और अथक प्रयासों ने उन्हें लेडी विथ द लैंप कहा और इनकी प्रसिद्ध उपाधि भी दिलाई गई। तो आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन्हें कहा जाता है लेडी विथ द लैंप। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विथ द लैंप। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में पहली पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहां आयोजित करने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा इंडिया में। इंडिया में हाल ही में आयोजन होगा पहली बार प्रोफेशनल इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पूर्व भारतीय डेविस कप खिलाड़ी गौरव नाटेकर ने भारत में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग के शुभ आरंभ की घोषणा की, जो उनकी कंपनी नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग और सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर्स इंडिया के बीच एक सहयोग का आगमन हुआ और इसी के दौरान इन्होंने
हमारे इंडिया में पहली बार पिकल बॉल लीग का आयोजन करने की घोषणा की। लीग का उद्घाटन संस्करण भारत में 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में आयोजित होने वाली है और पिकल बॉल साल 1960 के दशक के अमेरिका में लोकप्रिय एक रैकेट खेल है जो टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के तत्वों को जोड़ता है और केवल एक चौथाई हिस्सा लेता है और एक टेनिस कोर्ट की जगह का ही ये हिस्सा लेता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि फॉर्मर इंडियन डेविस कप प्लेयर गौरव नाटेकर के द्वारा ही अनाउंसमेंट किया गया कि हमारे इंडिया में पहली बार वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान बनी है 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विनिंग टीम कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान बनी है विनिंग टीम 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है और इसी के दौरान फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह में स्टेडियम में खेला गया था। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जापान ने हाल ही में फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी को अपने नाम की। ग्रीन शर्ट्स के नाम से मशहूर पाकिस्तानी टीम 10वीं बार अजलान शाह फाइनल में हिस्सा ले रही थी और उन्होंने आखिरी बार 2011 में फाइनल खेला था जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी और पाकिस्तान ने 3 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाएंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जापान ने हाल ही में पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी को जीता है। तो किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पे लगातार 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किन्होंने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा जी। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 54 वर्षीय नेपाली पर्वतरोही और गाइड कामी रीता शेरपा ने 12 मई 2024 को 29वीं बार सागर माथा, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, इन पर चढ़कर एक बार फिर से इतिहास को रच दिया और एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीता ने अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि 54 वर्षीय नेपाली पर्वतरोही और इन्हीं को कहा जाता है गाइड कामी रीता शेरपा ने 12 मई 2024 को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा से नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतरोही सेवन समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित एक अभियान का नेतृत्व करते हुए शिखर पर पहुंचे हैं। ये फैक्टर्स याद रखना होगा और साथ ही साथ सागर माथा पर चढ़ने के 71 वर्षों के इतिहास के साथ कामी रीता के पास अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक संख्या में चढ़ने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। एक अन्य पर्वतरोही पशांग दावा शेरपा ने पिछले साल 27वीं बार सागर माथा पर चढ़ाई की थी। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारा माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक कितनी है और इसके कहां-कहां लोकेशन है और कहां-कहां इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने होगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे विश्व में, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और इसे 29,031.69 फीट से भी जाना जाता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,848.86 मीटर। तिब्बत में इसे माउंट एवरेस्ट को चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि विश्व की देवी या घाटी की देवी। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि विश्व की देवी या फिर घाटी की देवी। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और पूरे वर्ल्ड में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। 1852 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में भारत के सर्वेक्षणकर्ताओं ने शिखर की ऊंचाई को सटीक रूप से मापा और सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में 1865 में पर्वत शिखर का नाम पिक 15 रखा गया और इसका नाम बदलकर
लास्ट में इसे माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ और किन्होंने इसका सबसे पहले सर्वे किया। तो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा ही इनका सर्वे किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखने होंगे कि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे और उनके साथ नेपाली भारतीय शेरपा तेंजिंग नोर्गे भी चढ़े थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 29 मई 1953 को सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है। तो सर एडमंड हिलेरी, इन्हीं को सबसे पहले व्यक्ति के नाम से जाना जाता है और इनके साथ एक नेपाली और भारतीय शेरपा तेंजिंग नोर्गे जी भी चढ़े थे। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको तोबई थी और वह 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़ी थी। 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन थे। अरुणिमा सिंह, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की 2014 में मालवन नाथ पुरना, जो कि 13 साल और 11 महीने की थी, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला संगीता सिंधी वही थी जिन्होंने 2018 में 53 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। तो यहाँ पे किन्होंने कितनी बार चढ़ा, किस तरीके से, ये सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 14 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बीएसएनएल ने हाल ही में पूरे भारत में 4G सेवाएं कब शुरू करने की घोषणा की। तो राइट आंसर होगा अगस्त के महीने में। क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वो इंग्लैंड से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया है। तो थॉमस कुक इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पुरुष पहलवान अमन शेरावत बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो राइट आंसर होगा PS4। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में भारत की जनजातीय कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई। तो राइट आंसर होगा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में इड्रिस देबी को चुना गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। Which among the following is not a true bast fiber? निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा बास्ट फाइबर नहीं है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी हेम्प, ऑप्शन सी फ्लैक्स या ऑप्शन डी कॉटन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।